नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में जो इश्यूज़ है उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अग्निपथ स्कीम के लाइंस पे हमें कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाने चाहिए। दूसरा, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया यूएस की जो कन्वर्जेंस है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा, आईआईएम और आईआईटीज़ में जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंस है, पर्टिकुलरली हम बात करें पीएचडी कोर्सेज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो बहुत कम है, तो उसको कहीं ना कहीं राइज करने की ज़रूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल देखेंगे और लास्ट में थोड़ा सा मैं बता दूंगा 2-3 आर्टिकल्स और उनमें से क्या क्या चीज़ें दी हुई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल एक्सपेंड अग्निपथ आर्टिकल को लिखा है प्रकाश सिंह जी ने। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम आर्म फोर्सेस में रिफॉर्म्स के लिए लाई गई, जिससे कि आर्म फोर्सेस में एक तो एजिड जो इंडिविजुअल्स है वो ना हो और एक आर्म फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है उसको हम उस मार्क तक रखें जो कि बर्डन सम ना हो गवर्नमेंट पे। सो ओवरऑल देखा जाए तो बोला ऐसा ही कोई एक ऐसी स्कीम ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें हम आईपीएस आईएएस इन ऑफिसर्स की बात करते हैं, बोला इनमें भी आप ला दो। देखो, वैसे देखा जाए तो ऑल इंडिया सर्विसेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक तो आज के टाइम पे हम एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे काम करते हैं जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं डीपीएसपीज की बेसिस पे, राइट। तो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, और दूसरा इतनी सारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को मैनेज करना भी तो मुश्किल होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके चलते सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और हम जल्दी से रिफॉर्म्स को ला नहीं सकते, या फिर ये कहें कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज को हम थोड़ा रिड्यूस कर दें। पर वही चीज़ है कि जिस तरीके से हम सिविल सर्विसेज की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, पर वहाँ पर कुछ सिविल सर्वेंट्स ऐसे होते हैं जो कि केवल एंट्री के लिए तैयार होते हैं, एंटर होने के बाद में वो परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देखते। इवन बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल स्क्रैप ही कर दो, राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं, बोले कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन भी है मन में, और दूसरा ये भी है कि रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है सीधी सीधी यहाँ पे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आईएएस ऑफिसर्स ने जो डिमांड की है, या फिर आईएएस सर्विसेज की बात करें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उनको स्क्रैप आप कर दो, पर पुलिस सर्विस को स्क्रैप करना क्या ठीक रहेगा? इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि लॉलेसनेस एंड केओस ये बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, अफरा तफरी फैल जाएगी, ज़बरदस्त, लोग कानून को मानेंगे नहीं। तो आईपीएस जो है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को तो हम स्क्रैप नहीं कर सकते, बट आईएएस के लिए सजेशंस जो आ रहे हैं उनके ऊपर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं एक्सपर्ट्स। अब सवाल ये आता है तो क्या किया जाए, तो बोले यहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कैसे हम हमारी सर्विसेज को और इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे पुलिस को अगर हम स्क्रैप नहीं कर सकते हैं आईपीएस सर्विसेज को, तो क्या किया जाए कि उनके द्वारा पुलिस में जो ब्रुटैलिटी की जाती है, थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है जिनको एनकाउंटर्स बोल दिया जाता है, तो बोला इन चीज़ों पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी ज़रूरी हो जाती है। वैसे देखा जाए तो एक बंदा जब ऑल इंडिया सर्विसेज में एंटर हो जाता है ना, तो फिर वो 30-35 साल की उम्र, 30-35 साल आने वाले एकदम सेफ समझता है, और टॉप लेवल तक, चाहे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में देखा जाए तो 30-35 साल की सर्विसेज में एक बंदा टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। टॉप लेवल मतलब सेक्रेटरी लेवल तक, एकदम बढ़िया ऊपर, ठीक है। तो जब हम देखें कि बंदा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनोवेटिव है कि नहीं, कुछ इंसेंटिवाइज कर रहा है अपने साथ वालों को, या खुद एनकरेज्ड फील करता है या नहीं, वो मैटर ही नहीं करता। किसी भी चीज़ में एक एक्सपर्टाइज गेन करना, एक्सेल करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना, उन चीज़ों में वो क्या एनकरेज फील करते हैं कि नहीं करते हैं या नहीं, कोई मैटर नहीं करता। बस प्रमोशन होता है, वो लाइन में लगे हुए सब प्रमोट हो जाते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बार ऐसे एप्लीकेशन लगी हुई है कि आप गवर्नमेंट को गाइडलाइंस इशू करो जिससे कि आईएएस आईपीएस में थोड़ा सा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएं। इवन गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस में तो रिफॉर्म करने के लिए प्रकाश सिंह केस में ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू की हुई है, बट वही चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट कोई करता नहीं है। अब यहाँ पर राइटर जो हैं वो एक डेटा बता रहे हैं, प्रकाश सिंह खुद ही हैं, ठीक है ना। इन्हीं का केस में, इन्हीं का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से गाइडलाइन इशू की थी कि भाई कैसे करके हम इंडियन पुलिस सर्विसेज को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कैसे पुलिस फोर्सेज और ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा साइज में बढ़ चुकी है, जबकि ज़रूरत है नहीं उतनी। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी रैंक के लगभग 14 ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं, ओके, और एडीजीपी की रैंक के लगभग 42,
जबकि एक पुलिस ऑफिसर होता है ना इंस्पेक्टर जनरल लेवल का, वो ही मैनेज कर लेता है पूरे स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट को, बट यहाँ पर आप 1442 की बात कर रहे हो। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी की बात कर लो कि चीफ सेक्रेटरी लेवल जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक लेवल होता है एक स्टेट में, वहाँ पर 29 ऑफिसर्स डिप्लॉयड है, जबकि एक बंदे से काम हो जाता है। ठीक है, 28 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, 61 सेक्रेटरीज हैं। यूपी की बात हो रही है ये। बोले ये कि ये चीज़ आप पूरे देश में अप्लाई कर दो, चाहे अलग अलग स्टेट्स में। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करोगे ना तो वहाँ पर 91 ऑफिसर्स हैं सेक्रेटरी रैंक के। अब आप सोचो सचिव रैंक के इतने सारे लोग वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, कितनों को सेक्रेटरी का काम मिलता होगा? बोले उनके पास में काम की शॉर्टेज आती है। ये तो पीएमओ, नीति आयोग और इनको छोड़ दो, ठीक है, इनके अलावा है 91 ऑफिसर्स तो। और डीजीपी रैंक के कितने ऑफिशियल्स हैं, पुलिस रैंक के कितने डिप्लॉयड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर? 21। तो बोला एक्सेस में हमारे पास में ब्यूरोक्रेट्स की अवेलेबिलिटी है अभी हाई रैंक्स पे। और जैसे जैसे नंबर्स राइज होते चले जाते हैं, वर्कलोड, पहली चीज तो टॉप लेवल पे काम होता है, पर जब नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वर्कलोड उनके पास में कम होता है, और फिर वो बस अपने आप में पॉलिटिक्स में इनमें खेल खेलना शुरू कर देते हैं। फिर ज़्यादा भी नहीं तो नंबर ज़्यादा होते हैं तो फिर वो लॉबिंग करनी शुरू कर देते हैं। लॉबिंग से फिर क्या है कि कोई भी चीज़ नई करने की कोशिश की जाए सरकार के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल हम जिस अग्निपथ स्कीम की बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज में भी आप अप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे आपने आर्म फोर्सेज में इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें भी आपको लॉबिंग का सामना करना पड़ेगा अगर ऐसी कोई बात सोची भी जाती है तो। क्यों? नंबर्स में बहुत ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा लोग तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में काम कर रहे हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो वो लोग फिर वहाँ पर रिफॉर्म्स लाने ही नहीं देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। तो वो चीज़ वहाँ पर पॉसिबल हो नहीं पाएगी। तो ऐसे में लॉबिंग, पॉलिटिकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी है, जो कि ठीक बात नहीं है। इवन सीनियर ऑफिसर्स में से एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया था, चाहे गधे हो चाहे घोड़े हो, सब बोले एक ही सिस्टम में चल रहे हैं और सबको प्रमोशन मिल रहा है, जबकि गधों को तो कम से कम एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो इन सर्कमस्टांसेस को समझा जाए तो ज़रूरत है कि नहीं अग्निपथ स्कीम की। इसमें क्या किया जाए? देखो, एक स्ट्रिक्ट रिव्यू होना चाहिए टाइम पे। जैसे एक इंडिविजुअल रिक्रूट हो गया, अपॉइंट हो गया, काम कर रहा है अपना ब्यूरोक्रेट के तौर पे या फिर पुलिस सर्वेंट के तौर पे, आईपीएस या आईएएस रैंक पे, तो उसको 15 साल की जब सर्विस कंप्लीट हो जाए तो एक बार रिव्यू किया जाए। फिर उसके 10 साल बाद, मतलब 25 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाए तब, और फिर जब 30 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाए तब। तो 15, 25, 30 की सर्विस रेंज में आप उनको रिव्यू करो, ठीक है। अब ये जो आप रिव्यू कर रहे हो उसके पीछे कारण ये नहीं है कि आप कोई चीज़ यहाँ पे देख रहे हो कि हाँ जी क्या काम करना है प्रमोशन के लिए। ये प्रमोशन के लिए रिव्यू नहीं है, ये वीडिंग आउट के लिए, कि जो ऑफिसर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको निकालो, आउट कर दो, भाई वीआरएस लो, रवाना हो जाओ, आपका इतना ही काम था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज पे बोला 25% ऑफिसर्स को निकाल दो। फर्स्ट स्टेज 25% मतलब 15 साल की सर्विस के बाद में जब रिव्यू करो ना आप, तो उसमें से 25% लोगों को निकाल दो, बोलो जाओ अपने अपने, और उनको वीआरएस दे करके कह दो भाई अपने हिसाब से कहीं और जॉब करो, अपने हिसाब से ढूंढो कुछ, या उनको कुछ और फैसिलिटी दे दो, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अग्निवीरों को दे रही है, ठीक है, 4 साल की सर्विस के बाद में। इसी तरीके से 10% ऑफिसर्स जो हैं उनको सेकंड स्टेज पे एलिमिनेट कर दो, और 5% ऑफिसर्स को आप थर्ड स्टेज पे एलिमिनेट कर दो। और ये जो एलिमिनेशन होगा, वीडिंग आउट जो होगी, ये इस बेसिस पे होगा पुअर परफॉर्मेंस, करप्शन के चार्जेस होने चाहिए, या फिर कोई सीरियस मिसकंडक्ट किसी ने किया है अपने टेन्योर में, 15 साल की टेन्योर में, 25 साल की में और 30 साल की में। स्क्रीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एंड रिगरस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायसनेस हो वहाँ पर, ऐसा नहीं, ऑब्जेक्टिव मैनर में वहाँ पर ट्रीटमेंट होना चाहिए। किसी भी ऑफिसर को ऐसा नहीं कि पनिश करने के चक्कर में आपने वो एलिमिनेशन किया हो, नो। अगर ऑफिसर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो उसको रिटेन रखा जाए, ठीक है। और 15 साल के टाइम पर तो कॉपर, 25 साल के टाइम पे सिल्वर, और जो 30 साल का टाइम है उस टाइम पर रिव्यू हो तो गोल्डन। उनको 3 स्टेजेस में हैंड शेकिंग दी जाए, दैट मीन्स उनको प्रमोशन भी मिले तो एक रिकग्निशन के साथ में दिया जाए, मतलब उनको रिटेन अगर किया जाए ना, तो आप उस टाइम पे क्या करो आप कि उनको एक तरीके से रिकग्निशन के साथ में मोन्यूमेंटो टाइप दो, कुछ मोमेंटो टाइप, मोमेंटो टाइप, राइट। इसके साथ में ये जो पीरियोडिक टर्मिनेशन है, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक पूरा पैनल तैयार किया जाए, ठीक है। वो पैनल
एक्सपर्ट्स का होना चाहिए, वो आगे बताया हुआ है। दूसरी तरफ स्किल बेस पे देखा जाए, भाई सीधी सी बात है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को सीख करके इनोवेटिव मैनर में या फिर कुछ चीज़ों में एक्सेल करके फिर काम करना चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो उनको रिटेन करो। और जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो गधे बन चुके हैं, उनको आप आउट करो वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर है सर्विसेज की, वो पिरामिड शेप होनी चाहिए। इसका मतलब कि बॉटम रैंक पे जो लोग हैं उनके नंबर्स तो आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं और पब्लिक से डील करने का काम है उनका, ठीक है। और टॉप लेवल पे होती है पॉलिसी मेकिंग, तो वहाँ पर आपके पास में अगर नंबर्स में कम लोग भी होंगे तो आप मैनेज कर लोगे। तो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ना कि कोई और स्ट्रक्चर जहाँ पर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर देखो कि हाँ जी बॉटम में भी बहुत सारे हैं, टॉप पे भी बहुत सारे हैं। बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, जो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं उनको अमेंड करो, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो स्क्रीनिंग की जाएगी वो कौन करेगा, एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जिसमें रिटायर्ड जज हो, इंटीग्रिटी वाले इंडिविजुअल्स हो, डिफरेंट सर्विसेज से ड्रॉ किए हुए, मतलब वो लोग जो बहुत एक्सपर्ट हैं, रिटायरमेंट ले चुका उन्होंने, तो उनको आप वहां पर लेकर के आओ। इसके अलावा सिविल सोसाइटी से भी वो लोग जो कि सिविल सर्विसेज में एक्सपर्टाइज रखते हैं, उन लोगों का लगभग 40 से 50 लोग होने चाहिए, जिनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग स्टेट से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो स्टेट से ही ले लिया, नहीं, हर स्टेट से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और जब कभी भी, और उनका उस 40-50 जनों के पैनल में से आप एक सब पैनल कॉन्स्टिट्यूट करोगे जो कि रिव्यू करेगा, स्क्रीन करेगा, और उस नए पैनल को जो आप 40-50 में से निकाल रहे हो ना, वो लॉटरी बेसिस पे निकालो। और लॉटरी में क्या कंडीशन होगी कि जिस स्टेट में डिप्लॉयड ब्यूरोक्रेट या ऑल इंडिया सर्वेंट की रिव्यू हो रही है, सर्विसेज को स्क्रीन किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, उस स्टेट के अलावा बाकी दूसरे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स उस पैनल में होने चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप हरियाणा कैडर के किसी सिविल सर्वेंट की सर्विसेज को रिव्यू कर रहे हो, तो वहां पर हरियाणा का इंडिविजुअल उस पैनल में नहीं होना चाहिए जो कि रिव्यू कर रहा है वहां पर, राइट। बोलो दूसरे स्टेट्स के होने चाहिए। साथ में अगर कोई ऑफिसर ये महसूस करे कि यार मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है, तो आप ट्रिब्यूनल भी सेटल करो, सेटअप कर रखो, कि जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम को वहां पर जाके एड्रेस करवा सके। बोले ये बोलने को तो मैंने सारी बातें बता दी, बड़ी अच्छी, पर इसमें चेंजेस लाने में बोला हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉबिंग है बहुत सारी, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो, मतलब वो चीज़ें इस तरीके से लगती है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है, पर वही चीज़ें हो पाएगी क्या, पर एक आइडिया तो फ्लॉट हुआ कम से कम, ठीक है ना। तो ऐसे में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं बोला अग्नि लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि वो एक एनर्जेटिक मैनर में काम करे देश के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है यूएस इंडिया टेंगो। आर्टिकल को लिखा है राजीव मंत्री जी ने। इनका ये कहना है कि 2009 में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली क्योन यू का एक इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पे अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया था कि बोला इंडियंस अपने हिसाब से अपना रास्ता खुद बना लेंगे और किसी दूसरे की वजह से अंडर प्रेशर आकर के अपने आप को रोकेंगे नहीं। तो बोला जो 21st सेंचुरी किक स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2000 से लेकर 2001, है ना, तो बोले उस टाइम पर ये कंडीशन थी कि जो 20th सेंचुरी के टाइम पे यूएसएसआर राइवलरी थी, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा यूएस चाइना राइवलरी के द्वारा। बट रियलिटी ये है कि आज के टाइम पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2010 के दशक की बात करें, 2010 का मतलब 2010 का मतलब 2011 से लेकर के 2019 तक, बोले उस टाइम पर थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, इकोनॉमिकल टर्मोइल भी रहा कि कहीं क्राइसिस चल रहा है इकोनॉमी का, कहीं क्या। तो उस केस में कहीं ना कहीं डाउट था कि बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ही कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं हो रहा है। दूसरा एक ये था कि कॉलोनियल पीरियड से पहले की बात करें तो एशियन सेंचुरीज हुआ करती थी उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि एशिया में पॉपुलेशन अच्छी थी, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स काम किया करते थे, हर चीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एशियन कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। कुल मिला के एशिया जो कि जियो इकोनॉमिक एपिसेंटर हुआ करता था, वो अभी की परिस्थितियों में देखा जाए तो चाइना का एक तो राइज होना और इंडिया का भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगा करके अपने आप को सुपर पावर के तौर पे तैयार करना। तो ऐसे में फिर से एशिया में ही जियो इकोनॉमिक्स का सेंटर आ रहा है। अब देखो, अगर हम कॉलोनियल पीरियड को छोड़ दें
तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना ने प्रीवियसली बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमी को। इसके पीछे केवल पॉपुलेशन नहीं है, साइंटिफिक इनोवेशन भी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट टू वेस्ट इंटरकोर्स, दैट मीन्स ट्रेड करना, इंटरनेशनल ट्रेड। बस वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ जिसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन की लीडरशिप में यूरोप ने कैप्चर कर लिया पूरे इकोनॉमी को। बाकी देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपको पता है अलाइड पावर्स हैं वो जीतती हैं, और फिर बाद में जो लीडरशिप है वेस्टर्न ब्लॉक की वो किसके हाथ चली जाती है, यूएस के में। क्योंकि पहले तो ब्रिटेन था, ब्रिटेन और ये सारे के सारे जो कॉलोनियल पावर्स थी, इन्होंने खुद ने पहले तो लूटा देशों को दूसरों को, इनमें से हमारा देश भी था, और उन लूटने के बाद में फिर खुद ही खुद के लड़ लिए, लड़ करके हो गए बर्बाद, अल्टीमेटली उसका फायदा उठा लिया यूएस ने, यूएसए बन गया पावरफुल। अब की बात क्या है, अब ऐसा है कि देखो लीडरशिप चेंज हो चुकी है। पहले जैसे माओ जेडांग की बात कर लो चाइना में, जवाहरलाल नेहरू हमारे यहाँ पे और इंदिरा गांधी हमारे यहाँ पर, हम ज़्यादातर फोकस रख के चल रहे थे किस पे, सोशलिज्म पे, ठीक है, कैसे भी करके गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम करे। पर पिछले 30 सालों की बात करें तो बहुत हद तक हमने इकोनॉमी में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। चाइना की बात की जाए आज की परिस्थितियों में तो चाइना वर्ल्ड में आज मैन्युफैक्चरिंग लीडर है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वहाँ पर रोल प्ले करती है वहाँ की इकोनॉमी को आगे बूस्ट करने में। दूसरी तरफ यूएस के साथ में आज compete करता है चाइना, चाहे बायोटेक्नोलॉजी ले लो, चाहे रोबोटिक्स ले लो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, चाहे फिर एडवांस मटेरियल जिनका आज यूज़ हो रहा है न्यू इनोवेटिव मटेरियल या न्यू इनोवेटिव अप्लायंसेज या इक्विपमेंट बनाने में। इंडिया की बात करें तो हमने जब से लिबरलाइजेशन अडॉप्ट किया 1991 से, तब से लेकर अभी तक हमारी ट्रेजेक्ट्री भी कोई बुरी परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, छोड़ करके 2004 से लेकर के 2014, क्योंकि 2004 से 14 के बीच में यूपीए की गवर्नमेंट थी, और यूपीए की गवर्नमेंट में कोalition में कौन थे, कम्युनिस्ट, जो कि लेफ्टिस्ट थे, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट में रहते हैं, राइट, मतलब इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन के बिल्कुल अपोज में रहे। तो उस वजह से कांग्रेस चाहकर भी कुछ करना चाहती तो नहीं कर पाती। हम ये नहीं भूल सकते हैं, देखो यहाँ पर कि 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी तो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो भी कांग्रेस की सरकार थी, राइट। पर फिर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जो सरकार आई वो कोalition की गवर्नमेंट थी, और कोalition गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली डिसीजन नहीं ले सकती है, ठीक है ना। नरसिम्हा राव जी की भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, पर वो मजबूरियाँ ऐसी थी कि वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के चलते हमें रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े। पर 2014 से लेकर अभी तक देखा जाए तो हमने प्रोग्रेस ही रजिस्टर की है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी जिसके बेसिस पे हम आत्मनिर्भर बनने की बात भी करते हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये इतने प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं। सो ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म है, उसका पेस हमने रीगेन कर लिया 2014 के बाद से प्रॉपरली। अब देखो शुरुआत में जो एक पॉइंट था वो ये कि एक तरफ चाइना एक तरफ यूएस, बस इतना ही था। बट अभी की सिचुएशन ये है कि चाइना भी अपनी जगह है, यूएस भी अपनी जगह है, और इंडिया भी धीरे धीरे अपनी जगह बनाता चला जा रहा है। ऐसे में जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का आइडिया था वो कहीं ना कहीं सब एक रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो अब जैसे ये गलवान वैली इंसिडेंट हुआ 2020 का, ये कुछ ज़्यादा ही लेवल तक पहुंच गया जो अभी तक भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ भी हुआ था, पर डोकलाम वाले में तो सॉर्ट आउट हो गया था मैटर जल्दी से। पर 2020 का ये जो डोकलाम स्टैंड ऑफ है ये अभी 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, अभी तक कोई सोल्यूशन इस पर निकल नहीं रहा है। तो ऐसे में पहले तो हमने देखो चाइना के साथ में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट्स दिखाई थी, पर अभी जिस तरीके से चाइना से हमने रुख मोड़ लिया है और हमारी एंगेजमेंट वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली यूएस के साथ में बढ़ रही है। पर एक तरफ ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना कि इंडिया और यूएस तो देखो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्रीज हैं, जबकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है जहां पर एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी पूरी रूलिंग रहती है, सारी पॉलिटिकल पावर उसी के हाथ में रहती है। दूसरी तरफ बीजिंग का यह आइडिया रहता है कि वो ज्योग्राफिकली जिन जिन कंट्रीज के साथ में भी कनेक्टेड है, जो भी एरिया उसके हाथ में आता है वहां पर एग्रेसिवली अपने एरिया को इंक्रीज करना चाहता है और अपनी इन्फ्लुएंस को क्रिएट करना चाहता है, और वही इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। इसलिए क्या होता है कि इंडिया और यूएस के बीच में अपने आप रिलेशन बनती है, क्योंकि यूएस चाइना का चैलेंज फेस कर रहा है, इंडिया चाइना का चैलेंज फेस कर रहा है। तो ऐसे में ये दोनों के दोनों दोस्त होंगे कि नहीं, और दोनों के बीच में कुछ वैल्यूज़ भी कहीं ना कहीं मैच कर रही है, ठीक है।
इसी के चलते आज चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन हो या कोई सा भी एरिया हो, वहाँ पर इंडिया और यूएस दोनों मिलकर के प्रॉपरली काम कर रहे हैं। जैसे हम I2U2 ग्रुप की बात भी कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें यूएसए ने क्या कहा, एक बार तो यूँ लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप रिजीम के टाइम पे कि यूएसए वहाँ से विड्रॉ कर जाएगा, बट जो बाइडेन ने क्या कहा, बोला रशिया और चाइना के लिए हम खुली जगह नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर कि मन में आए जो अपनी दादागिरी कर ले, हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सऊदी अरब की विजिट की, इजराइल की विजिट की, है कि नहीं। और वहाँ पर मतलब अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाए हैं यूएसए ने मीडिएशन करवा करके, जहां पर अरब कंट्रीज और इजराइल दोनों एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई के लिए रेडी रहते थे, पर दोनों के बीच में सेटलमेंट कराया। क्यों? क्योंकि अब चैलेंज दूसरा ही कुछ और है, जिसके बारे में आप जानते हो, ठीक है, चाइना। इसके अलावा यूएस इंडिया पार्टनरशिप की बात करें तो 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, उसमें बार बार क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में एंगेजमेंट लाने की बात की जाती है। यूएस कांग्रेस में कार्डसा एक्ट, जिसके तहत जो भी कंट्री रशिया के साथ में मिलिट्री ट्रेड करेगा उस पर सैंक्शंस लगाता है यूएसए, उसमें इंडिया को एग्जम्पशन मिला है, छूट मिली है। तो वो चीज़ें क्या शो करती हैं कि अमेरिका बिल्कुल रेडी है इंडिया के साथ में खुले में एंगेज करने के लिए। दूसरी तरफ रशिया ने जिस तरीके से एग्रेशन यूक्रेन में दिखाया है, तो वहां पर भी अभी तक इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। बेशक क्रिटिसिज्म हुआ है इंडिया का, पर किसी भी देश ने वेस्टर्न कंट्रीज में से किसी ने भी ऐसा कहते ना कि ऐसे कदम नहीं उठाए हैं जो कि इंडिया को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सके। बेशक इंडिया को बैलेंस करने में, मैनेज करने में मुश्किलें आती हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो आज यूएस और इंडिया डिफेंस इंडस्ट्रियल टाइज पर भी काम कर रहा है, जिससे कि इंडिया जो है टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के बेसिस पर डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस आर्मामेंट और ये तैयार कर सके और बाकी किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंसी ना रहे, फॉर एग्जाम्पल रशिया, ठीक है। आज इंटेलिजेंस की बात करो, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करो, मटेरियल, एडवांस मटेरियल, जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात ही कर ले भाई, कितना ज़्यादा यहाँ पर हमें अलग अलग नए मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लो, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हर जगह पे। सॉफ्टवेयर सेक्टर में देखो, आज इंडिया प्रोडक्शन भी करता है सॉफ्टवेयर का, तो कंजम्पशन भी बहुत सारा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंडिया में आकर के काम कर रही है, इंडिया भी उनको बुला रहा है, और साथ में अगर देखें तो दोनों से बहुत कुछ एक दूसरे सीख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में वेस्टर्नाइजेशन जो हुआ पूरे सिस्टम का, जियोपॉलिटिकल सिस्टम का वेस्टर्नाइजेशन हुआ, उसमें यूएसए ने जो अपनी लीडरशिप अप्लाई की है, उस लीडरशिप को कंटिन्यू करने में इंडिया को यूएस अब इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक ट्रेंड्स अगर देखें तो आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जवान लोग कहाँ पर है? इंडिया में। इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया इकोनॉमिकली लगातार ग्रो कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में अमेरिका और चाइना सिर्फ दो पोल नहीं रह गए हैं, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगेन वो इस सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली क्योन यू, उनके जो स्टेटमेंट्स थे 2009 का इंटरव्यू बता रहे हैं कि यूएस जो है वो अपनी लीडरशिप शेयर करेगा चाइना और इंडिया के साथ में। केवल चाइना और यूएस का ही आमना सामना नहीं रहने वाला है, और सेकेंड हाफ तो, और ये बात बोली 21st सेंचुरी के सेकेंड हाफ, मतलब 2050 के बाद में। तो इसके लिए बोले यूएस को रेडी होना होगा कि चाइना के लिए भी जगह रखे और इंडिया के लिए भी जगह रखे। और देखो इंडिया को तो अपने आप से खुद यूएस एंगेज करवा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना एग्रेशन दिखा रहा है उसको काउंटर करने में इंडिया के अलावा कोई बढ़िया ऑप्शन यूएसए को नहीं दिख रहा, और चाइना जैसे एग्रेसिव कंट्री को टैकल करने के लिए इंडिया के पास में यूएसए से बेटर ऑप्शन अभी करंटली कोई दिख नहीं रहा। क्यों? पहले यूएसएसआर हुआ करता था, बट आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो चाइना और रशिया की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में जो अथॉरिटेरियन रिजीम है चाइना में, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें भी हम रियलिटी को समझना होगा। फिर चाहे कुछ भी हो, ह्यूमन कैपिटल हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज़ में हमें यूएस के साथ एंगेज करना है, हम कर भी रहे हैं, क्योंकि अब ये न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल है एड्रेस द स्क्यू। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा पार्लियामेंट में अभी जो मॉनसून सेशन चल रहा है उसमें डेटा रिप्रेजेंट किया गया कि कैसे आईआईएम और आईआईटीज़ में एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। बेसिकली अगर देखें तो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट ऑफ 2006
इसमें ये है कि एससी कम्युनिटी को 15% रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी में आते हैं। हम यहाँ पर मेन फोकस कर रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए, चाहे वो आईआईटीज हो चाहे आईआईएम्स हो, दोनों में। तो इसके पीछे जब आर्ग्यूमेंट पूछे गए तो देखो, आईआईटीज का तो ये कहना है कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी को प्रॉपरली नहीं फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए हमें छूट दे दी जाए। आईआईटीज का तो ये आर्ग्यूमेंट है। आईआईएम्स का ये मानना है, उनका ये कहना है कि सूटेबल कैंडिडेट से नहीं मिल रहे जिनको हम पीएचडी करा सके। पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं रिजर्व्ड कैटेगरी की, तो इन दोनों का ये आर्ग्यूमेंट आता है। अब देखो, बात ऐसी है कि पीएचडी एप्लीकेशन में एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसी बात नहीं है कि गिरा है पिछले कई सालों में, पिछले 4 सालों में बढ़ा है, पर वो मार्जिनली बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है। इसके पीछे कारण क्या है? सिलेक्शन कम होना इसका कारण नहीं है, इसका कारण है कि भाई एप्लीकेंट्स जो हैं वो बहुत कम अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए। मतलब एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से जो लोग अप्लाई करते हैं ना पीएचडी में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उनके नंबर्स में कमी है, एप्लीकेशन कम आती है। जबकि परसेंटेज देखोगे ना कि जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में कितने लोगों का पीएचडी में सिलेक्शन हो रहा है, तो परसेंटेज आपको जनरल और रिजर्व कैटेगरी में मोर और लेस सेम मिलेगी। ये डेटा हमने डिस्कस किया था कल परसों के वीडियो में, आप जरूर देख लेना एक बार, ठीक है? देख लिया हो तो कोई टेंशन है नहीं आपको, ठीक है? तो परसेंटेज जो है वो तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो लोग इंटरेस्टेड हो पीएचडी करने में उनकी कमी है। देखो, रिजर्वेशन में ज़्यादातर जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनकी सोच केवल यहीं तक होती है कि हमें नौकरी मिल जाए जल्दी से। पर सवाल यह है कि जब तक टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिर अदर फील्ड्स में जो रिसर्च होती है उस लेवल पर रिजर्व कैटेगरी या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, तो वहां पर फिर उनका कहाँ इंक्लूजन हो पाएगा? भाई सीधी सी बात है, हर लेवल पे इंक्लूजन लाने के लिए तो रिजर्वेशन दिया गया ना, तो वहां पर वो एप्लीकेशन ही नहीं लगाते हैं, एनकरेज ही फील नहीं करते हैं, बस केवल जॉब्स तक ही वो कन्फाइन रहते हैं अपनी खुद के एफर्ट्स में। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा आईआईएम्स को लेटर भी लिखा गया, जैसे आईआईएम अहमदाबाद को, कि भाई आप एससी एसटी ओबीसी के जो पीएचडी में स्कॉलर्स आ रहे हैं आप उनको थोड़ा सा फोकस में लो, जिससे कि फिर उनको आप प्रोफेसर रैंक तक आप प्रमोट कर सको, फैकल्टी मेंबर्स के तौर पे प्रमोट कर सको, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इन फैकल्टीज ऑफ दीज रिजर्व्ड कैटेगरीज ये बहुत कम है, दिस इज वेरी लो, ठीक है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया कि भाई आप इनको रिसर्च में प्रमोट करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो फिर अपने आप ही टीचिंग लेवल तक पहुंच पाए, फैकल्टी मेंबर बन पाए, तो ऐसे में एक इंक्लूजन आ पाएगा। पर 2019 में आईआईएम्स के द्वारा एक लेटर लिखा जाता है कि भाई हमें इस रिजर्वेशन वाली पॉलिसी से छूट दे दो, क्योंकि सोशो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में बोला हमें क्वालिटी फैकल्टी नहीं मिल पाएगी, ठीक है? अब देखो, बात ऐसी है कि 2019 का डेटा क्या शो करता है, आईआईटी से जो ड्रॉप आउट्स है ना, जिन्होंने बीच में अपना कोर्स छोड़ दिया, उनमें 48% तो वो लोग हैं जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी से। आईआईएम्स में 62% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहकर भी इन स्कॉलर्स को वहाँ पर आईआईटीज़ में या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको आईआईटीज़ या आईआईएम्स में रिटेन कराने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। कारण कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कंपटीशन में प्रॉब्लम आती है उनको। तो उस केस में हमें स्पेशल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, चाहे फिर वो क्लासरूम में हो या क्लासरूम के बाहर हो, जिससे कि रिजर्व्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करें और वहाँ पर रुके। क्योंकि हम एक नॉलेज इकोनॉमी के तौर पे खुद को हम देख रहे हैं ना कि फ्यूचर में हम एक नॉलेज इकोनॉमी बने, तो हम इस चीज़ में ये इंक्लूजन लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेशन ठीक बात नहीं है। सो ओवरऑल ये ड्रॉप आउट्स रुकने चाहिए और रिप्रेजेंटेशन के लिए स्पेशल असिस्टेंस देने की भी हमें ज़रूरत है। फिर देखो, ये 3 आर्टिकल्स है। एक तो फील्ड ऑफ कंसर्न कि चावल की बुआई थोड़ी कम हो पाई है, इसको हमने एक्सप्लेन पेज पे डिस्कस किया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। एक आर्टिकल है द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्ट होना प्रेसिडेंट के तौर पे, तो वो अपने आप में इंडियन डेमोक्रेसी का यूरोपियन वैल्यूज से डिटैच होना है, क्योंकि वहाँ पर बोला एलिट्स ही ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं डेमोक्रेसी में। हमारे यहाँ पर जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, एसटी कम्युनिटी से भी रिप्रेजेंटेशन आज हमारे यहाँ पर हो रहा है हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे।
प्रेसिडेंट के तौर पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल है। और एक आर्टिकल है गौरव गोगोई जी का, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई गलवान स्टैंड ऑफ हुए 2 साल हो गए, 16 राउंड्स की आपने बातचीत कर ली, अभी तक कोई सोल्यूशन आपसे निकल नहीं रहा है। एक तरफ आप बोलते हो कि कुछ भी ज़मीन चाइना ने हमसे हड़पी नहीं है, पर आज अगर देखें तो हमारे ट्रूप्स जो ट्रेडिशनली जहाँ पर पेट्रोलिंग किया करते थे, जहाँ पर अपनी वो पेट्रोलिंग चलती थी, घूम फिर के आया करते थे, चेक करके आया करते थे, बोलो वो एरिया आज चाइना ने कैप्चर कर लिया, हमें अलाउ ही नहीं करता। लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बोला है चाइना ने कैप्चर कर लिया गलवान इंसिडेंट के बाद में। तो उस पर सरकार क्यों सच्चाई नहीं बताती और दूसरा एक्शन प्रॉपर क्यों नहीं लेती? हमें हर हाल में कैसे भी वो ज़मीन चाहिए। तो ये 3 इश्यूज़ हैं, इन तीनों आर्टिकल्स को एक बार आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है? तो डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।